हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल डी स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 12 के मैथ की प्रश्नावली 1.2 का इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले तो इसमें पढ़ेंगे फलन। फलन क्या होता है, इसकी परिभाषा, और फिर पढ़ेंगे इसके प्रकार, इसके प्रकारों की परिभाषा, इनको सिद्ध करना आदि हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे फलन। अब फलन क्या होता है कि हम मान लेते हैं कोई भी दो समुच्चय है, एक समुच्चय मान लेते हैं ए और एक समुच्चय मान लेते हैं बी। तो फलन की परिभाषा होगी कि समुच्चय ए से समुच्चय बी में परिभाषित संबंध f एक फलन कहलाता है यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में एक अद्वितीय प्रतिबिंब हो। अर्थात समुच्चय ए से समुच्चय बी में कोई परिभाषित संबंध f है, अर्थात फलन होता तो एक प्रकार से संबंध दिया है, लेकिन इसमें कोई विशेष शर्त लागू हो जाती है। वो शर्त क्या है कि समुच्चय ए से समुच्चय बी में परिभाषित संबंध f एक संबंध है, और वह संबंध f फलन कहलाएगा यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का, अर्थात समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में संबंध होना चाहिए। तो पहली बात तो यह हो गई कि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में प्रतिबिंब होना चाहिए, समुच्चय बी में संबंध होना चाहिए। और दूसरी बात है कि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में अद्वितीय प्रतिबिंब होना चाहिए। अर्थात जिस प्रकार से मान लेते हैं समुच्चय ए में कोई अवयव है, उसका आगे किसके साथ संबंध हो गया, फिर दूसरे अवयव का किसके साथ संबंध हो गया, तो कहने का मतलब है कि एक अवयव का एक ही के साथ संबंध होना चाहिए, और प्रत्येक अवयव का संबंध होना चाहिए, और एक का एक ही संबंध होना चाहिए। अगर इस प्रकार मान लेते हैं कि समुच्चय ए के एक अवयव का आगे दो अवयवों के साथ संबंध है, तो इसे हम फलन नहीं कहेंगे। तो फलन की परिभाषा है समुच्चय ए से समुच्चय बी में परिभाषित संबंध f एक फलन कहलाता है यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में अद्वितीय प्रतिबिंब हो। तो लिखेंगे परिभाषा कि किसी समुच्चय ए से समुच्चय बी में, किसी समुच्चय ए से समुच्चय बी में परिभाषित संबंध f एक फलन कहलाता है यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में अद्वितीय प्रतिबिंब हो। अद्वितीय का मतलब होता है कि केवल एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए। और प्रतिबिंब क्या होता है कि जिसका मान लेते हैं 2 का संबंध है 6 के साथ, तो 2 का संबंध है 6 के साथ, अर्थात 2 का संबंध है यहाँ पर 6 के साथ। तो यहाँ पर 2 का 6 के साथ संबंध है, तो 6 क्या है, 6 है 2 का प्रतिबिंब, 2 का प्रतिबिंब। तो यहाँ पर 2 का संबंध 6 के साथ है, तो 6 क्या होगा, 2 का प्रतिबिंब। तो 2 का प्रतिबिंब क्या होगा, 6। अर्थात 2 का संबंध 6 के साथ है, तो 2 का प्रतिबिंब हो जाएगा 6, और 6 का पूर्व प्रतिबिंब हो जाएगा, पूर्व प्रतिबिंब 6 का पूर्व प्रतिबिंब हो जाएगा 2। तो जब 2 का संबंध 6 के साथ है, तब 2 का प्रतिबिंब हो जाएगा 6, और 6 का पूरा प्रतिबिंब हो जाएगा 2। इसको उदाहरण द्वारा समझते हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं समुच्चय ए है अपना, और ये है समुच्चय बी। तो मान लेते हैं समुच्चय ए के अंदर अपना अवयव है 4, तो इसमें 1 2 3 4। तो इसका मान लेते हैं समुच्चय ए के अंदर ये 4 अवयव है, और समुच्चय बी के अंदर अवयव है अपने ए बी सी और डी। तो इसका ये समुच्चय ए और बी है, और इनके अवयव भी मान लेते हैं। अब हमारी फलन की परिभाषा क्या कहती है कि समुच्चय ए से समुच्चय बी में परिभाषित संबंध f एक फलन कहलाता है यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का, तो यहाँ पर समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में संबंध होगा, प्रत्येक अवयव का। तो यहाँ पर प्रत्येक अवयव का संबंध कर देते हैं। तो मान लेते हैं एक का संबंध कर देते हैं एक के साथ,
सॉरी 1 का ए के साथ, 2 का कर देते हैं सी के साथ, 3 का कर देते हैं डी के साथ और 4 का कर देते हैं बी के साथ। तो समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का, ठीक है, प्रत्येक अवयव का संबंध है प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में अद्वितीय प्रतिबिंब होना चाहिए। अर्थात कहने का मतलब ये है कि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का आगे एक के साथ ही संबंध होना चाहिए। जैसे 1 का केवल 1 के साथ संबंध होना चाहिए, तो यहाँ पर 1 का संबंध है ए के साथ, ठीक है, 1 के साथ है, 2 का भी 1 के साथ है, 3 का भी 1 के साथ है और 4 का भी 1 के साथ है। तो यहाँ पर दोनों बातें लागू हो रही है। पहली तो है कि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का, समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में, समुच्चय बी में संबंध होना चाहिए। तो समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में संबंध होना चाहिए। एक तो ये बात लागू हो रही है कि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में अद्वितीय प्रतिबिंब होना चाहिए। यह भी लागू हो रही है कि यहाँ पर समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का भी संबंध है और साथ में अद्वितीय भी संबंध है। अद्वितीय का मतलब है कि यहाँ पर अगर 1 का संबंध ए के साथ है तो ए के साथ ही, अर्थात एक ही अवयव के साथ होना चाहिए। तो 1 का भी एक अवयव के साथ है, 2 का भी एक अवयव के साथ है, 3 का भी एक अवयव के साथ है, 4 का भी एक अवयव के साथ है। तो इसे हम कह सकते हैं एक फलन, जिसे नाम दे सकते हैं हम f। तो इस प्रकार यह हो गया एक फलन। और जब हम 1 का संबंध a के साथ तो है ही और साथ में 1 का संबंध हम कर देते c के साथ, अर्थात किसी अन्य अवयव के साथ कर देते, तो यहाँ पर फलन की परिभाषा लागू नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि फलन कहता है कि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का संबंध होना चाहिए। यहाँ पर प्रत्येक अवयव का तो संबंध है, लेकिन साथ में यह बात और कहता है कि आगे अद्वितीय प्रतिबिंब होना चाहिए, अर्थात केवल एक प्रतिबिंब होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर 1 के तो 2 प्रतिबिंब है, एक ए भी है और सी भी है, अतः यह एक फलन नहीं है। और जब यहाँ पर सी का संबंध 1 से हटा देंगे, अब यह फलन हो गया। तो इस प्रकार मेरे कहने का मतलब है कि किसी भी समुच्चय ए से समुच्चय बी में परिभाषित एक संबंध f एक फलन कहलाता है यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में कोई अद्वितीय प्रतिबिंब हो। तो इस प्रकार ये थी फलन की परिभाषा। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गई होगी। अब आता हूँ टॉपिक फलनों के प्रकार। तो फलन 2 प्रकार के होते हैं, पहला होता है एकीकी फलन और दूसरा होता है आच्छादक फलन। फलनों के प्रकार, तो फलनों के प्रकार में पहला है एकीकी फलन और दूसरा है अपना आच्छादक फलन। आच्छादक फलन तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे एकीकी फलन की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एकीकी फलन। एकीकी फलन तो मान लेते हैं कोई समुच्चय है हमारे पास x, एक समुच्चय है y की समुच्चय x से समुच्चय y में परिभाषित। इसका मतलब है समुच्चय x से समुच्चय y में, ये एरो का निशान है, समुच्चय x से समुच्चय y में परिभाषित एक फलन f एकीकी कहलाता है यदि समुच्चय x से फलन में भिन्न भिन्न मान रखने पर या भिन्न भिन्न अवयव रखने पर प्रतिबिंब भी भिन्न भिन्न प्राप्त हो। प्रतिबिंब भी भिन्न भिन्न प्राप्त हो। तो एक समुच्चय x से समुच्चय y में परिभाषित कोई भी संबंध f एकीकी कहलाता है यदि x से भिन्न भिन्न मान फलन में रखने पर
प्रतिबिंब भी भिन्न भिन्न प्राप्त होने चाहिए, अर्थात भिन्न भिन्न मान रखने पर मान भी आगे भिन्न भिन्न प्राप्त होने चाहिए। तो जिसका मान लेते हैं ये हमारा फलन x और ये ये है समुच्चय x, ये समुच्चय y। तो समुच्चय x में मान लेते हैं 1 2 3 और 4 अवयव है और y के अंदर है a b c और d। तो इस प्रकार ये समुच्चय x, ये समुच्चय y। तो एक क्या कहता है कि x से y में परिभाषित एक फलन। तो सबसे पहले तो शर्त ये है कि फलन तो होना चाहिए, जो फलन की परिभाषा मैंने पीछे पढ़ी है वो तो लागू होनी ही चाहिए। इसके अलावा समुच्चय x से समुच्चय y में परिभाषित एक फलन एकेकी कहलाता है यदि समुच्चय x से फलन में भिन्न भिन्न मान रखने पर इसके भिन्न भिन्न प्राप्त हो। तो जिसका मान लेते हैं 1 का संबंध है हमारे पास b के साथ, 2 का संबंध है a के साथ, 3 का संबंध है d के साथ और 4 का संबंध है हमारे पास c के साथ। एकेकी के लिए तो यहाँ पर एकेकी के लिए है कि समुच्चय x से फलन में भिन्न भिन्न मान रखने पर प्रतिबिंब भी भिन्न भिन्न प्राप्त होने चाहिए। अर्थात कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पर b 1 का प्रतिबिंब है तो b केवल 1 का ही होने चाहिए। अगर यहाँ पर अगर 2 का और हो जाता तो फलन की परिभाषा तो लागू हो जाती, लेकिन यह एकेकी नहीं होता। तो कहने का मतलब ये है कि फलन में समुच्चय x से मान रखने पर इसके प्रतिबिंब भी भिन्न भिन्न प्राप्त होने चाहिए। अर्थात एक अवयव के लिए केवल आगे एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए और उसका संबंध केवल 1 के साथ होना चाहिए। अगर यहाँ पर 1 का संबंध b के साथ है तो b का संबंध केवल 1 के साथ होना चाहिए, 2 या 3 या किसी अन्य संख्या के साथ नहीं होना चाहिए। तो इसका यह एक एकेकी फलन है। अगर यहाँ पर 1 का संबंध b के साथ है, यहाँ पर 2 का संबंध भी b के साथ हो जाता, 2 का संबंध भी b के साथ हो जाता, तो फलन की परिभाषा तो लागू हो जाती कि भिन्न प्रत्येक अवयव का आगे अद्वितीय प्रतिबिंब होना चाहिए। यहाँ पर भी अद्वितीय प्रतिबिंब है तो यहाँ पर फलन की परिभाषा तो लागू होगी, लेकिन यह एकेकी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एकेकी में कहता है कि भिन्न भिन्न अवयव रखने पर आगे प्रतिबिंब भी भिन्न भिन्न प्राप्त होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर जब 1 रखते हैं फलन में तो भी b प्राप्त होता है और 2 रखते हैं तो भी b प्राप्त होता है। तो ये एकेकी नहीं है, तो एकेकी नहीं है, एकेकी नहीं है। और अगर यहाँ पर इस a का संबंध यहाँ से b से हटाकर हम कर दें a से, तो अब यह एकेकी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x से फलन में भिन्न भिन्न मान रखने पर इनके अवयव या प्रतिबिंब भी भिन्न भिन्न प्राप्त हो रहे हैं। तो इस कार्य ये थी एकेकी फलन की परिभाषा। अब आता है फलन का दूसरा प्रकार और दूसरा है अपना आच्छादक फलन। दूसरा है आच्छादक या इसे बोलते हैं आच्छादी फलन। आच्छादक या आच्छादी फलन। तो आच्छादक या आच्छादी फलन किसे कहते हैं? तो मान लेते हैं हमारे पास एक समुच्चय x है, एक समुच्चय y है। परिभाषा है कि किसी समुच्चय x से समुच्चय y में परिभाषित संबंध f परिभाषित फलन f आच्छादक कहलाता है। आच्छादक कहलाता है यदि y के या समुच्चय y के प्रत्येक अवयव का समुच्चय x में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान हो। पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान हो। और पूर्व प्रतिबिंब क्या होता है वो मैंने बता ही दिया आपको कि समुच्चय x से समुच्चय y में कोई परिभाषित फलन f है और वह फलन आच्छादक कहलाएगा। कब? जब समुच्चय y के प्रत्येक अवयव का समुच्चय x में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान हो।
तो इसको उदाहरण द्वारा समझते हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास ये है समुच्चय x और ये समुच्चय y। तो समुच्चय x में मान लेते हैं 1 2 3 4 अवयव है और इसके अंदर है a b c और d। तो आच्छादक होने के लिए परिभाषा कहती है कि समुच्चय x से समुच्चय y में परिभाषित फलन है हमारा ये। तो मान लेते हैं इसका इसके साथ है, इसका संबंध इसके साथ है, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। तो इसका ये है हमारा फलन। तो यह फलन आच्छादक कहलाएगा यदि y के प्रत्येक अवयव का x में किसी भी अवयव के साथ पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान होना चाहिए, अर्थात y के प्रत्येक अवयव का संबंध होना चाहिए और यहाँ पर x के किसी भी अवयव के साथ संबंध हो सकता है। तो यहाँ पर मेन बात ये है कि y के प्रत्येक अवयव का संबंध होना चाहिए, अर्थात y है हमारा सहप्रांत, y को हम कहते हैं सहप्रांत और x है हमारा प्रांत, x है हमारा प्रांत और y है हमारा सहप्रांत। और इस फलन में x से मान रखने के पश्चात ये आगे हमारे रिजल्ट, अर्थात ये हमारे पूर्व प्रतिबिंब ये हमारे प्रतिबिंब और इन्हें हम कहेंगे परिसर। और यहाँ पर आच्छादक सिद्ध होने के लिए y के प्रत्येक अवयव का यहाँ पर x के किसी न किसी अवयव के साथ संबंध होना चाहिए, अर्थात यहाँ पर ये परिसर बराबर होना चाहिए सहप्रांत के, अर्थात यहाँ पर परिसर बराबर होना चाहिए सहप्रांत के। सहप्रांत है हमारा y, अर्थात परिसर जब y के बराबर हो जाएगा तब यह फलन हो जाएगा हमारा क्या, आच्छादक। अर्थात एक समुच्चय x से समुच्चय y में परिभाषित फलन f मान लेते हैं फलन f है। तो यह फलन f आच्छादक तभी कहलाएगा जब y के प्रत्येक अवयव का, अर्थात सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का यहाँ पर प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान होना चाहिए, अर्थात परिसर बराबर होना चाहिए सहप्रांत के, तब तो यह फलन f आच्छादक होगा, अन्यथा आच्छादक नहीं होगा। तो इस प्रकार ये था हमारा टॉपिक फलनों के प्रकार, इनकी परिभाषाएं उदाहरण सहित। तो ये था हमारा प्रश्नावली 1.2 का इंट्रोडक्शन या बेसिक। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जो बताना, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।